गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे न्यूज़पेपर से हमने आर्टिकल लिए हैं, जिसमें से वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल टोकनाइजेशन के बारे में हम देखेंगे। टोकनाइजेशन क्या होता है और किस तरह से साइबर फ्रॉड से ये हमें बचाता है। ठीक है, आरबीआई की क्या गाइडलाइन है रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। ठीक है, और अगला उसके अलावा दूसरा आर्टिकल देखेंगे पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना बहुत इंपॉर्टेंट थी और एक आर्टिकल रेड सी के बारे में हम देखेंगे। देखो, फ्रंट पेज का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है माइग्रेंट कोटा से रिलेटेड। क्या हुआ है, अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर की असेंबली के लिए रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ है। ठीक है, इसमें क्या किया है, रीऑर्गेनाइजेशन बिल में क्या किया है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल में हुआ ये है कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो बढ़ा दी गई। पहले 107 सीट थी, अब उन्हें 114 कर दी गई हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है, को जो ट्राइब थे, जो शेड्यूल ट्राइब थे, उनमें फर्स्ट टाइम 9 सीट एलोकेट की गई हैं उनके लिए। ठीक है, ये चीज़ बताई गई और गवर्नर के द्वारा 3 मेंबर नॉमिनेट भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं J&K में, ताकि वहाँ पर डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया जा सके और जो माइग्रेंट आज तक वहाँ पर सरवाइव करते आए हैं उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ना सहना पड़े। तो ये फ्रंट पेज का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। अगला आर्टिकल देख लेते हैं जो रिलेटेड है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री। इसे हम शॉर्ट में पीएम श्री कहते हैं। पीएम श्री टीचर्स डे के दिन 2022 में लॉन्च की गई थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ये एक तरह से लेबोरेटरी के काम करेगा। जो स्कूल पीएम श्री योजना के अंदर अप्रॉक्स 14,500 स्कूल को लाया जाएगा, उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा। यही जो स्कूल हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई थी 2020 में, उसके लिए यही स्कूल लेबोरेटरी की तरह वर्क करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे जो ग्रोथ रेट है, जो हमारा डेवलपमेंट है बच्चों का, हॉलिस्टिकली किया जा सकता है। देखो, प्रधानमंत्री श्री योजना, जिसे हम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के नाम से जानते हैं, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर लॉन्च किया गया। 21st सेंचुरी का ये स्किल बेस्ड डेवलपमेंट होगा। इसमें हॉलिस्टिकली अपग्रेडेशन होगा, डेवलप किया जाएगा, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी और पेडागॉजी से रिलेटेड भी चीज़ें अडॉप्ट की जाएंगी, ताकि हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड प्लेग्राउंड डेवलप किया जा सके। ये एक प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट है मोर देन 14,500 स्कूल का। ये स्ट्रेंथन करेगा एग्जिस्टिंग स्कूल को बेस्ड ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सिग्निफिकेंस क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लॉन्च की गई थी, उसमें जो बच्चे मौजूद हैं उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेस पर स्किल पहुंचाना, मेंटरशिप प्रोवाइड करना और उनमें एग्जाम्पली स्किल को डेवलप करना। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, क्वालिटेटिव टीचिंग की जाएगी, लर्निंग होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा और क्रिएटिंग होगा हॉलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल। मतलब ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ाई जाएगी, आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ाई जाएगी, आपके जो टीचर हैं उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, टीचर को कैसे क्वालिटी कंटेंट देना चाहिए, बच्चों को रटने वाली विद्या को ख़त्म करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों पर वर्क किया जाएगा। ठीक है, वही आगे बताया गया है, प्रोफेंसी ऑफ लर्निंग में लाई जाएगी। ठीक है, नॉलेज को अप्लाई किया जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज होगी। ठीक है, अदर चीज़ क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। कभी आपको लगेगा इसमें ऐसा तो है ही नहीं, मगर इसमें क्या है, ग्रीन स्कूलिंग और वाटर कंजर्वेशन और वेस्ट साइकिल को, एनर्जी को इफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल डेवलप किया जाएगा करिकुलम में। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें यहाँ पर बताई गई है कि कैसे पीएम श्री योजना को लॉन्च किया गया, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हम जानते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं जिसमें
सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा नहीं देती है। हिली स्टेट को तो 90% देती है, मगर जो नॉर्मल स्टेट है, जो प्लेन एरिया के स्टेट है, उन्हें 60% पैसा देती है। 40% जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखना है। इसमें बेसिक चीज़ अब आप इतना भी याद रख लेते हैं, पीएम श्री योजना आगे लिख लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं पीएम श्री योजना के अंदर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। इट्स इनफ, ठीक है, ये इनफ होगा। अगला आर्टिकल रेड सी से रिलेटेड है। देखो अभी क्या हुआ, इंडिया बाउंड कार्गो शिप था जो हौती ने उसे सीज कर दिया। तो क्या हौती क्या है, देखो पहले तो हम जान लेते हैं हौती क्या है। हौती एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है यमन में ये हौती मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ईरान क्यों सपोर्ट करता है, देखो यमन में जो पॉपुलेशन है उसमें शिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब शिया पॉपुलेशन, देखो इस्लाम में 2 सेक्ट होते हैं, शिया और सुन्नी। तो शिया पॉपुलेशन यमन में बहुत ज़्यादा है, मगर जो गवर्नमेंट है वहाँ पर वो क्या है, अरब बैक्ड है। अरब बैक्ड का मतलब अरब के द्वारा स्पॉन्सर्ड की हुई गवर्नमेंट है। मगर हौती का कहना है हमारी पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है तो हमारे लोगों को गवर्नमेंट स्टेबलाइज करना चाहिए। तो इसी के बीच में क्या होता है, यमन में बहुत ज़्यादा ईरान और अरब के बीच में क्राइसिस होता रहता है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, रेड सी। देखो रेड सी के बारे में ये चीज़ बताई गई है, ये अफ्रीका और एशिया को इंडियन ओशियन से जोड़ता है, ठीक है। आप यहाँ देखोगे रेड सी का बॉर्डर आप जरूर देख लेना। देखो ये है सिनाई पेनिनसुला, ये सिनाई पेनिनसुला इज़राइल ने अरब इज़राइल वॉर 1967 में जीत लिया। मगर इज़राइल ने शर्त रखी, अगर आप हमारे कंट्री को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि कंट्री को कह रहा हूँ, हाँ अरब ने, इज़राइल ने कहा कि इजिप्ट, अगर आप हमारी कंट्री को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि कोई कंट्री है इज़राइल की नाम की जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं, मतलब रिकॉग्नाइज़ करने का मतलब होता है फॉरेन टाइज स्टार्ट हो जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट हो जाता है, तो हम आपको सिनाई पेनिनसुला दे देंगे। तो सिनाई पेनिनसुला उसके बाद इजिप्ट को दे दिया गया और इजिप्ट ने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया, ठीक है। ये रेड सी है, रेड सी के बॉर्डर जो है हमारा इजिप्ट से मिलता है, सिनाई पेनिनसुला से मिलता है, गल्फ़ ऑफ सुएज़ से मिलता है, गल्फ़ ऑफ अकबा से मिलता है और सऊदी अरेबिया से मिलता है और यमन से मिलता है। यहाँ पर बाब अल मंदाब स्ट्रेट है, बाब अल मंदाब से होते हुए यहाँ से शिप जाते हैं गल्फ़ ऑफ एदन में, और ये सकोत्रा आइलैंड है। इसके बारे में यूपीएससी ने लास्ट ईयर पूछा था कि सकोत्रा आइलैंड किसका पार्ट है, ओमान का पार्ट है या फिर यमन का पार्ट है। तो आप याद रख लो इसको, सकोत्रा आइलैंड यमन का पार्ट है। कभी कभी यूपीएससी बहुत इजी क्वेश्चन पूछती है, देखो पूछा सकोत्रा आइलैंड, मगर उस टाइम इस पर वर्क करना बहुत टफ होगा, अब तो हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो बॉर्डर मैंने बता दिया आपको, इजिप्ट से मिलता है, सऊदी अरेबिया से मिलता है, यमन से मिलता है, सूडान से मिलता है, इरिट्रिया से मिलता है और जिबूती से मिलता है। देखो ये सूडान, ये इरिट्रिया है, ये जिबूती, इथोपिया तो इधर बॉर्डर मिलाता ही नहीं है, और सोमालिया जो है गल्फ़ ऑफ एदन से बॉर्डर मिलाता है। सिनाई पेनिनसुला के बारे में बता दिया, गल्फ़ ऑफ एदन और गल्फ़ ऑफ अकबा के बारे में बता दिया। ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली है, ठीक है, इस तरह से ऐसे जा रही है। अगला आर्टिकल जो रिलेटेड है वो टोकनाइजेशन के बारे में है। देखो अभी रिसेंटली क्या किया है, आरबीआई ने टोकनाइजेशन को मैंडेटरी कर दिया है। टोकनाइजेशन मैंडेटरी, अभी मैं आपको बताऊंगा टोकनाइजेशन होता क्या, कंटेक्स्ट पहले कवर कर लेते हैं। तो टोकनाइजेशन मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर ऑल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पर, ठीक है, आरबीआई के द्वारा। कस्टमर के से कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा अगर वो टोकनाइजेशन की सर्विस को अवेल करते हैं। टोकनाइजेशन है क्या, टोकनाइजेशन क्या है कि जो रियल आपका जो एक्चुअल कार्ड नंबर है, उस एक्चुअल कार्ड को, यूनिक डिटेल को आपको कोडेड कर दिया जाएगा टोकन की फॉर्म में, और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड बनाया जाएगा। आप यहाँ देख लो, आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। पहले क्या होता था, जो हम रेगुलर कार्ड ट्रांजैक्शन करते थे उसमें क्या होता था, पेमेंट इनिशिएट होता था। पेमेंट इनिशिएट का मतलब है आप अमेजॉन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपका पेमेंट इनिशिएट हो गया अमेजॉन की ही वेबसाइट पर। कार्ड डिटेल सेंड बाई मर्चेंट टू द एक्वायरिंग बैंक। अब क्या है, जो मर्चेंट है, अमेजॉन मर्चेंट है इस टाइम, इसने किया जो एक्वायरिंग बैंक है उसको कार्ड डिटेल सेंड कर दी। अब एक्वायरिंग बैंक ने वो फॉरवर्ड कर दी डिटेल उस इशूइंग बैंक को। इशूइंग बैंक क्या, जिसने कार्ड इशू किया है वहाँ से। देखो कार्ड डिटेल मर्चेंट ने एक्वायरिंग बैंक को किया। एक्वायरिंग बैंक मतलब आप जहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, मान लो आप अमेजन से पेमेंट कर रहे हैं और अमेजन की एक्वायरिंग बैंक है एसबीआई,
तो SBI को ने डिटेल फॉरवर्ड की। अब एक्वायरिंग बैंक क्या करेगी, जिसका कार्ड है जिस कंपनी का, मान लो HDFC का कार्ड है, अब HDFC को डिटेल सेंड कर दी। अब HDFC ने वो डिटेल एक्सेप्ट की, उसके बाद क्या किया कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इस केस में क्या हुआ, अमेजन के पास भी आपका कार्ड डिटेल रह गई, आपका CVV नंबर भी रह गया, एक्वायरिंग बैंक के पास भी आपकी डिटेल रह गई, और एक्वायरिंग बैंक के पास भी डिटेल रहेगी, और इशूइंग बैंक तो आपकी डिटेल जानती ही है क्योंकि आपका कार्ड ही इशू वहाँ से हुआ। मगर नई सर्विस में क्या है, जब पेमेंट मर्चेंट के द्वारा इनिशिएट किया जाएगा तो उसे तुरंत टोकन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब मान लो आपका 12 डिजिट का कार्ड है ऐसे, ठीक है, इसमें 4 नंबर हैं, 1 2 3 4 और आगे डिटेल है। तो क्या करेगा, टोकनाइजेशन में जो 1 2 3 4 है ये तो ऐसे ही रहेगा, आगे की डिटेल चेंज कर दी जाएगी। ऐसे क्रॉस कर दिया जा सकता है, या फिर XYZ लिखा जा सकता है, या फिर 5 6 7 लिखा जा सकता है। जो डिटेल आपकी 9 8 7 थी उसे 5 6 7। तो टोकनाइजेशन का मतलब है रियल नंबर को अदर नंबर में रिप्लेस करने का। और अब क्या होगा, जब मर्चेंट इसको, मान लो अमेजन मर्चेंट है, तो मर्चेंट की वेबसाइट पर आपको डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक अदर वेबसाइट खुलेगी, आप उस पर डिटेल डालेंगे, मर्चेंट यूजिंग करेगा इस सर्विस को और एक्वायरिंग बैंक को भेज देगा। एक्वायरिंग बैंक क्या करेगी, इशूइंग बैंक को भेज देगी, और इशूइंग बैंक क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड वर्क करता है कि कैसे किसी भी कार्ड की ओरिजिनल डिटेल को हम पार्शियल डिटेल में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ये करते क्यों हैं। देखो, टोकनाइजेशन इसलिए किया जाता है कि जो सेंसिटिव डेटा है, मान लो किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े और आपकी मशीन ने उसे स्कैन कर लिया, आपके अमेजन चैनल ने स्कैन कर लिया, अब क्या होगा, वो सारा पैसा आपका निकाल लेगा। तो वल्नरेबिलिटी ऑफ सेंसिटिव डेटा है वो खत्म हो जाता है। राइजिंग डिजिटल फ्रॉड, कोरोना के बाद से क्या हुआ, इकोनॉमी जो है वो डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट होने लगी है, बहुत डिजिटल पेमेंट होने लगे हैं, तो डिजिटल फ्रॉड बढ़ने के चांसेस बहुत हो गए। देखो, एवरी मंथ 6 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, इसी तरह से फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। इन सबको आउटडेटेड प्रेजेंट सिस्टम, जो प्रेजेंट सिस्टम है कार्ड ऑन फाइल क्या है, कार्ड होल्डर की डिटेल जो है मर्चेंट भी स्टोर कर लेता है, और कार्ड होल्डर, मास्टर कार्ड, ये सब स्टोर कर ली जाती है। ये जो है इससे हमें छुटकारा मिलेगा। अब अथोराइज कार्ड नेटवर्क, अब क्या किया जाएगा, जैसे अमेजन से हम पेमेंट कर रहे हैं तो अमेजन कार्ड को स्टोर नहीं करेगा, एक अदर वेबसाइट पे हमें ले जाया जाएगा। ये क्या होगी, अथोराइज कार्ड नेटवर्क होगा। यहाँ पर जो डिटेल जाएगी वो डायरेक्ट कोई भी उसे हैक नहीं कर सकता। अब हैक के चांसेस तो कुछ ना कुछ बने ही रहते हैं। अगर आप कहेंगे कोई भी हैक नहीं कर सकता तो ये चीज़ गलत होगी। बेनिफिट क्या होगा, मर्चेंट को कोई भी इसमें क्राइसिस नहीं झेलना पड़ेगा। मर्चेंट आप इजीली इसको डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकता और इजीली उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अब कोई भी अगर आप डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो आपको प्राइमरी अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब यही बात बताई गई है कैसे बिजनेस डेवलपमेंट होगा, कैसे रेड टेप को खात्मा हो जाएगा, स्मूथ और सेफर ट्रांजैक्शन होगा। यही सब बात बताई गई है कि कैसे यहाँ पर होता है चीज़ें और कैसे इसको बेनिफिट मिलता है। तो हमने टोकनाइजेशन के बारे में जाना, रेड सी के बारे में जाना, बाब अल मंदाब के बारे में जाना, और हमने जाना PM श्री योजना के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आपको कोई भी दिक्कत है तो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।